Welcome to Home Classes, a digital initiative by Director School Education Jammu to reach out to the students. Hope you are all safe and healthy at home. Myself, Mohammed Riaz, teacher. I welcome you for today's home class. Today we are going to take genetics chapter number 3 from class 10th biology. We are going to discuss the following topics in this segment, that is genetics, introduction, variations, sex determination in human beings, Mendel's work on P, Mendel's conclusions एंड टर्मिनोलॉजी हम लास्ट पे लेंगे क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी और देन वी विल टेक टर्मिनोलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स जो है ये पेरेंट्स से यंग वंस में करेक्टर्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं, कैसे पास ऑन होते हैं, और उसके बाद जो करेक्टर्स पास ऑन होते हैं हम देखते हैं ब्रदर्स और सिस्टर्स एक जैसे होते हैं, उनके फीचर्स एक जैसे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ वेरिएशंस भी होती हैं. और ये हम जेनेटिक्स में हेरिडिटी और वेरिएशन को पढ़ते हैं. और वेरिएशन जो है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं. और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर हम देख सकते हैं बहुत सारे वेरिएशंस. फ्री एयर लोब ये हम कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं, और फ्यूज्ड एयर, और इस तरह से और बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं जैसे curly hair and straight hair. Then how variations promote survival of a species. एक species को कैसे हेल्पफुल होता है वेरिएशन कैसे उसको सर्वाइव करने में हेल्प करता है. वेरिएशन जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, और बहुत सारे वेरिएशन यूजफुल होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को वेरिड इन्वायरमेंटल कंडीशन में अडेप्ट करने में हेल्पफुल साबित होते हैं. और स्टूडेंट्स हम एवोल्यूशन में पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट में कभी कभी ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, और ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस जो होते हैं वो स्पीशीज़ के ऊपर अफेक्ट करते हैं, और स्पीशीज़ जो है उसकी सर्वाइवल में जो कुछ अगर यूज़फुल उसके अंदर वेरिएशंस होंगे वो उसको बेनिफिशियल और यूज़फुल वेरिएशन उसको उस ड्रास्टिक कंडीशंस में अडेप्ट करने में हेल्पफुल साबित होते हैं. और उसके बाद नेक्स्ट जो सब यूनिट है हमारा, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स में सेक्स कैसे डिटरमिन होता है. तो ह्यूमन बींग्स में सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. टोटल क्रोमोसोम्स 46 होते हैं ह्यूमन बींग्स में सभी सेल्स में, और 44 ऑटोसोम्स एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम्स. मेल के अंदर XY क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम होते हैं. और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उस टाइम जो है सेक्स डिटरमिन होता है. और हम यहाँ कैरियोटाइप ह्यूमन बींग्स का देखते हैं. क्रोमोसोम नंबर 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स, 22 एंड 23 पेयर्स. और मेल के अंदर XY क्रोमोसोम और फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम होते हैं. और Y क्रोमोसोम अगर होगा तो दैट इज मेल. और यहाँ हम डिटेल से देखते हैं इसको कि फादर के अंदर 44 प्लस XY क्रोमोसोम, मदर के अंदर सिर्फ 44 और एक ही किस्म के एक ही टाइप के XX क्रोमोसोम होते हैं. जब मियोसिस होती है तो मेल में दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे. 50% गैमेट्स में X क्रोमोसोम होगा और 50% गैमेट्स में Y क्रोमोसोम होगा. लेकिन फीमेल के 100% गैमेट्स जो एक जैसे होते हैं. और यहाँ स्टूडेंट्स आप देखें फीमेल के अंदर तो एक ही एक्स टाइप के ओवा होंगे, उनमें एक्स क्रोमोसोम ही होगा. लेकिन यहाँ इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है कि फीमेल गैमेट जो है वो एक्स जिस स्पर्म में वाई क्रोमोसोम होगा उसके साथ फ्यूज करेगा, या जिस स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होगा उसके साथ फ्यूज होगा. तो ये 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि विच गैमेट विल फ्यूज with the female gamete, which sperm will fuse with the female gamete. तो यहाँ मेल चाइल्ड के बनने के चांसेस और प्रोबेबिलिटी हम कह सकते हैं 50% होती है, और फीमेल चाइल्ड के बनने की प्रोबेबिलिटी भी 50% होती है. तो स्टूडेंट्स यहाँ आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसी फैमिली में आपने देखा होगा कि 3 डॉटर्स होती हैं या 4 सन्स होते हैं, तो या कभी कभी होता है 3 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है. तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. तो स्टूडेंट्स आप एक कॉमन में एग्जांपल आपको देता हूँ. जैसे आप एक कॉइन लें, कॉइन को टॉस करें 5 टाइम्स. जो 5 टाइम्स आप उसको टॉस करेंगे तो रिजल्ट में भी 4 टाइम्स हेड आए और 1 टाइम टेल आए, या ऐसा भी हो सकता है कि 3 टाइम्स जो है वो हेड आए, 2 टाइम्स टेल आए. लेकिन इसी प्रैक्टिस को अगर जब आप 100 टाइम्स करेंगे तो ये 50-50 के पास आकर टिकेगा. 50 टाइम्स हेड, 50 टाइम्स टेल, या 51 और 49, मतलब ऑलमोस्ट ये 50-50 के साथ ही ये टिकेगा आकर के.
तो इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट की आप पॉपुलेशन ले लो, किसी स्टेट की पॉपुलेशन ले लो, किसी कंट्री की पॉपुलेशन ले लो, वहाँ मेल और फीमेल की पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट 50 के आसपास जो है आकर टिकती है। तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी जो है मेल चाइल्ड की और फीमेल चाइल्ड की, और एक्स के साथ फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट या वाई के साथ फ्यूज करेगा, ये 50% प्रोबेबिलिटी होती है इसकी। और उसके बाद मेंडल्स ने एक्सपेरिमेंट अपने स्टार्ट किए। कैसे किए? फर्स्ट स्टेप उसका था कि उसने पी प्लांट के अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स देखे, ऐसे वैरायटीज देखी। स्पीशीज तो एक है पी प्लांट स्पीशीज, उसमें उसने कुछ ट्रेट्स देखे, जैसे फॉर एग्जांपल उसने टॉल प्लांट देखा, और और ड्वार्फ वैरायटी भी देखी उसने। टॉल प्लांट की हाइट 6 से 7 फीट थी, और शॉर्ट जो प्लांट था उसकी नियर टू 2 फीट। तो यहाँ कंट्रास्टिंग फीचर्स हैं, इजिली रिकॉग्नाइजेबल उसने फीचर्स देखे। इसी तरह से कलर ऑफ द पॉड उसने देखा, येलो कलर पॉड एंड ग्रीन कलर पॉड। और पी प्लांट के अंदर उसने देखा कुछ प्लांट्स दे बियर वाइट कलर फ्लावर्स, और कुछ में वायलेट कलर फ्लावर्स हैं, कुछ में जो है वो येलो कलर के सीड्स हैं, कुछ में ग्रीन कलर के सीड्स हैं। तो ये उसने कंट्रास्टिंग कुछ कैरेक्टर्स देखे पी प्लांट के अंदर। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के साथ उसने प्लांट्स के करेक्टर्स देखे, और 7 प्लांट्स की उसने वैरायटीज देखी आगे। फॉर एग्जांपल स्टेम हाइट, ये एक करेक्टर है, इसके आगे 2 उसने वैरायटीज देखे, टॉल एंड ड्वार्फ। इनको हम ट्रेट्स बोलेंगे, जेनेटिक्स में आप याद रखेंगे, इनको हम ट्रेट्स बोलेंगे। इसी तरह से फ्लावर कलर जो है उसने वायलेट फ्लावर कलर भी देखा, और वाइट कलर के फ्लावर्स भी देखे पी प्लांट में। ये ट्रेट्स हैं दोनों। करेक्टर ये आएगा फ्लावर कलर, और इसमें वायलेट ट्रेट एंड वाइट ट्रेट, इस तरह से 7। और उसके बाद मेंडल ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। ही वाज ऑस्ट्रियन मॉन्क, और उसने हाइब्रिडाइजिंग एक्सपेरिमेंट्स किए, 1857 से स्टार्ट किए, और 7 साल तक उसने एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद उसको रिजल्ट्स मिले। और मेंडल के रीजंस क्या हैं कि मेंडल सक्सीडेड इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, वो हम देखने जा रहे हैं कि मेंडल ने पी प्लांट की सिलेक्शन की, उसके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए। और पी प्लांट को हम इजीली सेल्फ भी कर सकते हैं, सेल्फिंग भी कर सकते हैं, और क्रॉसिंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद ही क्रॉस 2 प्लांट्स विद कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। दो उसने, अभी हमने पढ़ा कि 2 उसने वैरायटीज को क्रॉस किया जो कंट्रास्टिंग थी, इजिली रिकॉग्नाइजेबल थी, इजिली डिस्टिंग्विशेबल थी। तो आगे रिकॉग्नाइज करने में, काउंट करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद ही केप्ट ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द करेक्टर्स। जितनी उसने 2 प्लांट्स को क्रॉस किया, आगे जो प्लांट्स आए उसने काउंट किए, देन फर्दर वो काउंट करता चला गया और अपने पास रिकॉर्ड रखता चला गया। उसके बाद जो उसने स्टैटिस्टिकल अप्रोच जो है इसमें अप्लाई की, और उसने रेशोज निकाली, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया, और रेशोज निकालने के बाद वो किसी कंक्लूजन तक पहुंचा कि करेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, दूसरी जनरेशन से थर्ड जनरेशन में कैसे ट्रांसमिट होते हैं, पैटर्न ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। और उसके बाद उसने 1 और 2 करेक्टर्स को एट ए टाइम स्टडी किया। एक करेक्टर को उसने स्टडी किया कि इसमें सेकंड जनरेशन में कैसे इसका ट्रांसमिशन होगा, थर्ड जनरेशन में कैसे इसका ट्रांसमिशन होगा। पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं किया उसने। पूरे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करता तो उसमें जो है वो कंफ्यूजन होता। तो उसने एक करेक्टर का या 2 करेक्टर का जो है 2-3 जनरेशन तक जो है उसने रिकॉर्ड रखा, और फाइनली एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन तक वो पहुंचा। उसके बाद उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। मोनो मीन्स 1, 2 प्लांट्स के बीच में उसने क्रॉस किया that were differing in one character, and that were having 2 contrasting traits। एक तरफ टाल था और एक तरफ ड्वार्फ था, तो उसने क्रॉस किया। उसके बाद यहाँ देखते हैं हम टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट में उसने क्रॉस किया, टॉल वैरायटी एंड ड्वार्फ वैरायटी में। और F1 जनरेशन में उसको सभी प्लांट जो है वो टॉल मिले। ये उसके लिए फर्स्ट स्ट्राइकिंग एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद उसने देखा कि सभी टॉल प्लांट्स हैं। अब उसने चाहा कि अब मैं देखूं कि इसको मैं जब सेल्फिंग करूंगा मुझे कौन से प्लांट्स मिलेंगे। जब उसने सेल्फिंग की तो उसके लिए सरप्राइजिंग रिजल्ट था कि टॉल प्लांट्स भी प्रोड्यूस हुए और ड्वार्फ प्लांट भी प्रोड्यूस हुए इन द रेशो 3:1। इन द रेशो 3:1 उसको प्लांट्स मिले। और ये एक सेकंड उसके लिए इंटरेस्टिंग रिजल्ट था, और इस पर उसने कंक्लूजन लिए। और रेशो उसने बार बार जब एक्सपेरिमेंट किए तो रेशो उसको 3:1 आती गई, और नियर टू 3:1 में बोलूँगा, 3:1 आती गई। तो फर्स्ट कंक्लूजन उसने लिया कि जब हम एक प्लांट को, एक करेक्टर को
दूसरे प्लांट के साथ जब हम क्रॉस करते हैं, एक वैरायटी को दूसरी वैरायटी के साथ क्रॉस करते हैं, तो एक करेक्टर जो एक्सप्रेस करता है F1 जनरेशन में उसको डोमिनेंट कहा उसने, और दूसरे जो करेक्टर को उसने रिसेसिव कहा। और सेकंड जो उसका एक्सपेरिमेंट था, जब सेकंड उसने सेल्फिंग की, उसने देखा कि ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है। उसने कहा कि ये ड्वार्फ फैक्टर जो था वो F1 जनरेशन के प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट था, इसके अंदर प्रेजेंट था, इसलिए ये आगे इससे जो है वो प्रोड्यूस हुआ। अदरवाइज अगर हम कहेंगे कि ये ड्वार्फ जो फैक्टर था वो लॉस हो गया इसके अंदर, तो फिर तो हमें ड्वार्फ प्लांट कभी नहीं मिलता। तो इस वजह से उसने दो कंक्लूजन्स लिए, एक ये कि ये जो टॉल फैक्टर है और ड्वार्फ फैक्टर है, ये दोनों इसमें प्रेजेंट है, और किसी ना किसी स्टेज पे ये लाइफ साइकिल में अलग होते हैं। टॉल अलग हो जाएगा, ड्वार्फ अलग हो जाएगा, इसी तरह से फीमेल में टॉल अलग हो जाएगा, ड्वार्फ अलग हो जाएगा। और अब प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे, टॉल जो है टॉल के साथ भी फ्यूज कर सकता है, और टॉल जो है ड्वार्फ के साथ भी फ्यूज कर सकता है। और एक और प्रोबेबिलिटी है कि ड्वार्फ फैक्टर जो है ड्वार्फ के साथ भी फ्यूज कर सकता है, तो ये तभी ड्वार्फ प्लांट बन रहा है। और ड्वार्फ बनने की यहाँ प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो ये 25% है। ड्वार्फ बनने की प्रोबेबिलिटी 25% है, और टॉल बनने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 75% है, दैट इज रेशो 3:1। तो इसी वजह से उसने जो कंक्लूजन लिया, ये हमें जो कैपिटल टी और स्मॉल टी नजर आ रहा है, ये पहले नहीं था। जो उसको रिजल्ट 3:1 मिला, उससे उसने ये सिंबल्स डाले कि एक प्लांट के अंदर एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर्स हैं, टॉल को कंट्रोल करने के लिए कैपिटल टी उसने लिखा, ड्वार्फ को कंट्रोल करने के लिए स्मॉल टी उसने लिखा। और फाइनली जो है F1 जनरेशन की जब सेल्फिंग की, ये दोनों फैक्टर्स अलग होते हैं। इसका मतलब एक प्लांट के अंदर एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर्स हैं। दो फैक्टर्स उसको ऐसे पता चला कि आगे जाके ड्वार्फ बन रहा है, और उसके बाद ये अलग होते हैं। ये कैसे उसको पता चला? अलग होते हैं तभी जाके ड्वार्फ बना। ड्वार्फ जब ये अलग होंगे तो स्मॉल टी के बनने की प्रोबेबिलिटी बनेगी, और स्मॉल टी बनने की प्रोबेबिलिटी से ड्वार्फ प्लांट बनेगा। और इस कंक्लूजन से उसने कुछ लॉज दिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, और वो आज भी एप्लीकेबल हैं। और ये यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब उसने टॉल प्लांट और ड्वार्फ में जब क्रॉस किया, उसको टॉल इज टू ड्वार्फ रेशो 787 टॉल प्लांट्स मिले और 277 ड्वार्फ प्लांट मिले। ये ऑलमोस्ट 1:3, 3:1 है। देखिए आप 2.84:1। इस तरह से दो और ट्रेड्स को लेके उसने क्रॉस किया, 3.14:1। ऑलमोस्ट 3 के आसपास ये जाकर टिकती है, 3:1। ये रेशो जो है 3:1 के आसपास आती है। तो इस वजह से उसने कंक्लूजन्स दिए। और उसके बाद कंक्लूजन्स मेंडल के थे, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसने दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बिना पर, जो उसको स्ट्राइकिंग रिजल्ट्स मिले। मेंडल्स लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डिस्कस करते हैं। मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट विद ड्वार्फ वन एंड ऑब्टेन ऑल टॉल प्लांट्स इन F1 जनरेशन। ये हमने पढ़ा अभी कि टॉल प्लांट और ड्वार्फ वन को उसने क्रॉस किया, दो वैरायटीज को, उसने F1 जनरेशन में सभी टॉल मिले, और F1 जनरेशन में उसको टॉल इज टू ड्वार्फ रेशो जो है 3:1 मिली। और जो रीअपेयर हुआ रिसेसिव करेक्टर F2 जनरेशन में, इससे उसने एक रिजल्ट जो है उसको मिला कि ये टॉल और ड्वार्फ फैक्टर जो है वो F1 जनरेशन में प्रेजेंट थे, लेकिन जो ड्वार्फ फैक्टर था वो एक्सप्रेस नहीं हुआ। तो अलग होने का जो है उसको रेशो से पता चला। ये हम दोबारा यहाँ देखते हैं कि टॉल और ड्वार्फ फैक्टर्स जो थे ये F1 जनरेशन में प्रेजेंट थे, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ टॉल हुआ, और ड्वार्फ फैक्टर जो वो रिसेसिव रहा। और एक्सप्रेस जब ये अलग हुए तो ये कैपिटल टी एक गैमेट में चला गया अलग, और स्मॉल टी दूसरे गैमेट में चला गया। इसी तरह से फीमेल में। और टॉल बनने की प्रोबेबिलिटी जो है ये आप देखें, 3 प्लांट्स टॉल बन रहे हैं और 1 ड्वार्फ बन रहा है। ये रेशो उसको मिली 3:1। उसने कहा कि ये फैक्टर्स जो है सेग्रीगेट करते हैं, सेग्रीगेट करने की वजह से ड्वार्फ प्लांट बन रहा है। अगर ये दोनों कंबाइन रहते हो तो आगे नेक्स्ट जनरेशन में भी हमें टॉल प्लांट ही मिलता रहता। तो ये हमें इस तरह से। और ये हम जीनोटिपिक रेशो याद रखेंगे, हम कैपिटल टी प्योर टॉल जो है हमें 1 मिल रहा है, और कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल है, ये हमें 2 प्लांट मिल रहे हैं, और ड्वार्फ जो है ये 1। ये फिनोटिपिक रेशो एक्सटर्नल अपीयरेंस में हमें 3:1 मिलेंगे, और जेनेटिक रेशो हमें जो है वो मिलेगी 1:2:1। और उसके बाद लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड
जो क्रॉस किया उससे उसको पता चला कि जैसे F1 जनरेशन है उसमें दो फैक्टर्स हैं, टॉल भी है, ड्वार्फ भी है। तो उसने कहा कि एक पी प्लांट के अंदर और बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर्स होते हैं, और एक फैक्टर जो है एक करेक्टर को जो है दो फैक्टर जो है एक करेक्टर को एक ऑर्गेनिज्म के अंदर टू कॉपीज होती है और वो एक करेक्टर को कंट्रोल करते हैं, और जब गैमेट्स बनते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल कॉल्ड द जो करेक्टर F1 में जनरेशन में एक्सप्रेस होता है उसको मेंडल ने कहा ये डोमिनेंट ट्रेट है, और जो एक्सप्रेस नहीं करता है उसको उसने रिसेसिव कहा। और फाइनली हम टर्मिनोलॉजी देखते हैं अब, जब बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर हुई। फैक्टर, सबसे पहले मेंडल ने, इट इज़ द हेरिडिटी यूनिट दैट कंट्रोल्स द करेक्टर। मेंडल ने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऐसा फैक्टर है जो एक करेक्टर को कंट्रोल करता है। उसने कहा एक करेक्टर को एक फैक्टर कंट्रोल करता है। और बाद में जॉनसन ने जीन को डिस्कवर किया 1909 में। उसने कहा कि जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, इट इज ए फिजिकल एंटाइटी एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। एक जीन जो है एक करेक्टर को कंट्रोल करता है। उसके बाद अलील्स, अलील्स हम देखते हैं स्टूडेंट्स। अलील्स अलीलोमॉर्फ्स आर द अल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। अभी हमने पढ़ा, यहाँ हम देखते हैं एक क्रोमोसोम, और एक क्रोमोसोम की हमने देखा होमोलोगस कॉपीज, टू कॉपीज होती हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। और यहाँ देखते हैं हम कि इस सेगमेंट में अगर टॉल के लिए जीन है तो इसी सेगमेंट पर जो है ड्वार्फ के लिए जो है वो अलील होगा। और ये दोनों एक करेक्टर के दो फॉर्म्स हैं। अलील्स आर द अल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। एक जीन जो है वो, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ देखते हैं हम स्मॉल टी है, ये दोनों हाइट को कंट्रोल करते हैं और इनकी पोजीशन जो है क्रोमोसोम्स में सेम होती है। एक क्रोमोसोम की जिस पोजीशन पर टॉल का फैक्ट अलील होगा, दूसरे क्रोमोसोम के उसी पोजीशन पर जो है ड्वार्फ का जो है अलील होगा। तो अलील्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। फिनोटाइप जो है इट इज द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, एक ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल जो फीचर्स हैं उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। और जीनोटाइप जो है इट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जैसे हमने देखा कि कैपिटल टी जो है ये प्योर टॉल के लिए है, और कैपिटल स्मॉल टी जो है ये हाइब्रिड टॉल के लिए। यहाँ हम देखें कि ये दोनों दिखने में फिनोटिपिकली दोनों टॉल हैं, लेकिन जेनेटिकली देखा जाए कि एक में दोनों जो अलील्स हैं वो कैपिटल टी हैं, और दूसरे में एक कैपिटल टी है और दूसरा रिसेसिव स्मॉल टी। होमोजाइगस इंडिविजुअल क्या होते हैं? एन इंडिविजुअल हैविंग आइडेंटिकल अलील्स फॉर ए करेक्टर। एक करेक्टर को लेके जब दोनों उसमें एक जैसे अलील्स होते हैं हम कहते हैं वो होमोलोगस है, या ये प्योर टॉल या ड्वार्फ, ये होमोजाइगस हैं। और एक इंडिविजुअल के अंदर जब एक एन इंडिविजुअल हैविंग टू कंट्रास्टिंग अलील्स फॉर ए करेक्टर, उसको हम कहते हैं हेटेरोजाइगस। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, ये टॉल होगा लेकिन ये हेटेरोजाइगस होगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप कंसेप्ट क्लियर करें और बुक्स भी आप लें और स्टडी करें, और इस टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करें। और मैं आपसे नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम दूसरे टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।